स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हमने लास्ट क्लास में ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था और आज जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में रक्त स्कंदन के बारे में पढ़ेंगे कि जो आज का जो हमारा टॉपिक है रक्त स्कंदन ब्लड कोगुलेशन। रक्त स्कंदन का मतलब ये होता है कि जब हमें चोट लगती है तो चोट लगने पर रक्त बहना शुरू हो जाता है और कुछ समय पश्चात रक्त बहना अपने आप बंद हो जाता है। ये बंद होने की जो प्रक्रिया है इसी को ही रक्त स्कंदन कहा जाता है। जैसे कि ये हमारी रक्त वाहिका है, ब्लड वेसल्स है, और जब हमें चोट लगती है तो चोट लगने पर इसमें डैमेज हो जाता है। रक्त वाहिका में कहीं पर कट लग जाता है। कट लगने पर यहाँ से रक्त जो है बहकर बाहर आने लगता है। तो रक्त बहकर बाहर आने पर रक्त की क्षति होने लगती है। इस क्षति को रोकने के लिए हमारी बॉडी द्वारा एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड के कुछ भाग यहाँ पर आकर के जमा हो जाते हैं और एक जेल जैसी संरचना बना लेते हैं। उस जेल जैसी संरचना को थक्का कहा जाता है, फ्लोट। ये यहाँ पर रक्त के जो अवयव है वो यहाँ पर जमा हो जाते हैं और रक्त का बहना बंद हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग जो है 6 से 10 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर ये जो इस तरह की जो संरचना बनी है इसको थक्का या फ्लोट कहा जाता है और थक्का बनने की जो पूरी प्रक्रिया है इसको स्कंदन कहा जाता है, रक्त स्कंदन। तो ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रक्त स्कंदन जो है ये रक्त की हमारे जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में स्कंदन कारक होते हैं जो स्कंदन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो 13 स्कंदन कारक है जिनको रोमन संख्या में लिखा जाता है। स्कंदन कारक 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 ऐसे टोटल जो है 13 कारक है जिनको खोजा गया था जो रक्त स्कंदन में भाग लेते हैं। लेकिन बाद में जो स्कंदन कारक नंबर 6 है उसको हटा दिया गया क्योंकि उसका कोई जो है कार्य नहीं है रक्त स्कंदन में। तो 6 नंबर कारक को हटा दिया गया। तो वर्तमान में जो स्कंदन कारक है वो 12 स्कंदन कारक है। इनमें से अधिकतर जो स्कंदन कारक है उनका जो निर्माण है वो लिवर यानी यकृत के अंदर होता है, स्कंदन कारक का निर्माण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो स्कंदन कारक है उनकी संख्या 12 है जिनको रोमन संख्या से दर्शाता है। स्कंदन कारक है ये इनकी संख्या है 12, ठीक है। और इनमें से अधिकतर का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। अभी स्कंदन की जो प्रक्रिया है उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 स्टेप है। स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जहां पर चोट लगी जो क्षतिग्रस्त ऊतक है, क्षतिग्रस्त ऊतक वो उस क्षतिग्रस्त ऊतक द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टी
स्प्लिट किया जाता है। इसके साथ साथ में जो पट्टिकाओं यानी जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट करते हैं। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है क्षतिग्रस्त ऊतक द्वारा, जहाँ पर चोट लगी उस ऊतक की कोशिकाओं द्वारा, और जो रक्त के अंदर जो प्लेटलेट्स है उनके द्वारा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट किया जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ साथ में स्कंदन कारक नंबर 7 और स्कंदन कारक नंबर 10 ये इसके साथ में मिलकर, थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ में मिलकर, यानी ये जो स्कंदन कारक है ये रक्त में नॉर्मल अवस्था में ब्लड वेसल्स के अंदर जो है सभी स्कंदन कारक प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होते हैं और ये निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। जब कभी भी चोट लगती है तो चोट लगने पर जो क्षतिग्रस्त ऊतक है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन उत्सर्जित करेंगे और जो प्लेटलेट्स है वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है उत्सर्जित करते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन स्कंदन कारक 7 को सक्रिय करेगा और स्कंदन कारक 10 इनको सक्रिय करेगा। इसके साथ साथ में कैल्शियम आयन Ca2+, ये सभी मिलकर यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन स्कंदन कारक नंबर 7, स्कंदन कारक नंबर 10 और कैल्शियम, ये सभी मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का निर्माण करते हैं। तो ये रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में पहला चरण है। पहले चरण में प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का निर्माण होता है और प्रोथ्रोम्बिन जो सक्रिय है इसके निर्माण में ये जो स्कंदन कारक भाग है। फिर आता दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में ये जो प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है, यानी ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय एक एंजाइम की तरह काम करता है और ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। ये स्टेप नंबर 2 में। फिर इसके बाद में स्टेप नंबर 3 यानी जो तीसरा चरण है। तीसरे चरण में जो थ्रोम्बिन है ये थ्रोम्बिन प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है। ये फाइब्रिनोजन को ये जो थ्रोम्बिन है ये इसको फाइब्रिन में चेंज कर देता है। फाइब्रिन एक लग में चेंज कर देता है। फाइब्रिन एक लग जो है ये इसके कई सारे तंतु फाइब्रिन बहुत और इसके साथ में रक्त कोशिकाएं ये दोनों मिलकर यानी फाइब्रिन तंतु और रक्त कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, हल्का क्लोड बनाती है। जहाँ पर रक्त वाहिका में कट लगा हुआ है वहाँ पर एक प्लग की तरह क्लोड बन जाता है। इस तरीके से कभी हमने देखा कि शुरू में कि एक रक्त वाहिका है, इसमें यहाँ पर कट लगने से रक्त बाहर आने लगता है
और कुछ समय पश्चात ये पूरी प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया में अंत में फाइब्रिन तंतुओं का निर्माण होता है। ये फाइब्रिन तंतु जो है यहाँ पर इस कटे हुए हिस्से में इस तरीके से आकर के एक गुच्छा बना लेते हैं और इसमें जो रक्त कोशिकाएं हैं यानी जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये यहाँ पर आकर के इसमें फंस जाते हैं और क्या बनाएंगे, थक्का और क्लोट बनाते हैं, जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 6 से 10 मिनट का समय लगता है। जब थक्का बन जाता है तो ये जो भाग है पूरा ये श्रिंक होगा यानी सिकुड़ेगा। थक्का सिकुड़ने से इसमें से एक तरल पदार्थ बाहर निकलता है। उस तरल पदार्थ को कहा जाता है सीरम। तो ये जो सीरम जो है ये रक्त प्लाज्मा के समान ही होता है, केवल इसमें जो है फाइब्रिनोजन और जो इस तरह के जो प्रोटीन है वो इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसका संगठन प्लाज्मा के समान ही है। तो अगर पूछा जाए कि सीरम क्या है, कि थक्का बनने के बाद में ये थक्का जो है सिकुड़ता है, इसके सिकुड़ने से एक तरल बाहर निकलता है, उस तरल को सीरम कहा जाता है। और सीरम का जो संगठन है वो प्लाज्मा के समान ही होता है। इसमें प्लाज्मा में उपस्थित जो प्रोटीन है वो इसमें अनुपस्थित होते हैं सीरम में। तो रक्त स्पंदन की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से 3 चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का निर्माण होता है, जिसमें ये स्पंदन कारक भाग लेते हैं। दूसरे चरण में प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन होता है और तीसरे चरण में जो थ्रोम्बिन है ये एंजाइम की तरह काम करता है और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है। बाद में ये फाइब्रिन तंतु जो मिलकर के इसमें एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं, वैसे जाल जैसी संरचना में रक्त कोशिकाएं यहाँ पर फंस जाती है और थक्का बनाती है। इस पूरी प्रक्रिया को रक्त स्पंदन, ब्लड कोएगुलेशन कहा जाता है। ठीक है, जिससे हमारे शरीर में रक्त की हानि नहीं हो और इस कटे हुए भाग से रोगाणु शरीर में प्रवेश नहीं करे। तो ये रक्त स्पंदन की प्रक्रिया के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र में 3 भाग होते हैं, रक्त, हृदय और रक्त वाहिका। यानी जो रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके 3 भाग हैं। 3 भाग कौन से? पहला भाग रक्त, दूसरा भाग इसका हृदय और तीसरा जो भाग है वो है रक्त वाहिका। रक्त वाहिकाएं तो हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट जो परिसंचरण तंत्र का जो दूसरा भाग है हृदय, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। हृदय के बारे में कि जो मानव हृदय है, मानव हृदय इसमें हमारे जो दोनों फेफड़े हैं, दोनों फेफड़ों के बीच में जो मध्यावकाश होता है, मध्यावकाश में हृदय स्थित होता है। हृदय की जो आकृति है वो एक बंद मुट्ठी के समान होती है। यानी इस प्रकार से स्वयं जो है हृदय इसी आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, जो दोनों फेफड़ों के बीच में वक्ष गुहा में स्थित होता है। तो इसकी जो स्थिति है कि जो हृदय है दोनों फेफड़ों के बीच, दोनों फेफड़ों के बीच जो मध्यावकाश है वहां पर स्थित होता है। इसकी
इसकी जो आकृति है वो बंद मुर्गी के समान होती है। हड्डी की आकृति बंद मुर्गी के समान होती है। हड्डी की हड्डी के चारों ओर दोहरा आवरण होता है। दोहरा आवरण होता है जिसे हड्ड्यावरण कहा जाता है। हड्डी के चारों ओर दोहरा आवरण, इसको सुरक्षात्मक दो आवरण होते हैं जिसको हड्ड्यावरण कहा जाता है। इन दोनों आवरण के बीच में एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जो हड्डी की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। हड्डी की जो भित्ति है, हड्डी की भित्ति के 3 भाग होते हैं। हड्डी की भित्ति 3 स्तरों की बनी होती है। 3 स्तर होते हैं। सबसे पार का जो स्तर है, पारिक स्तर जो है उसको एपिकार्डियम, बीच में मीजोकार्डियम और जो तीसरा स्तर है उसको एंडोकार्डियम कहा जाता है। तो हड्डी की भित्ति 3 स्तरों से बनी होती है। एपिकार्डियम, मीजोकार्डियम और तीसरा जो है एंडोकार्डियम। ये 3 स्तर होते हैं हड्डी की भित्ति में। अब हड्डी की जो संरचना है वो इस प्रकार से होती है कि मानव हड्डी में 4 कक्षों में बंटा होता है। ये जो 4 कक्ष है इनमें ऊपर की तरफ 2 अलिंद होते हैं और नीचे की तरफ 2 नीले। तो मानव हड्डी 4 भागों में बंटा हुआ है। ऊपर की तरफ 2 अलिंद है और नीचे की तरफ 2 नीले होते हैं। इसको वेंट्रियम और वेंट्रिकल, 2 अलिंद और 2 नीले। इस प्रकार से मानव हड्डी 4 भागों में बंटा हुआ होता है। अब संरचना के बारे में देखते हैं। तो हड्डी की जो संरचना है वो इस प्रकार से होती है। इसमें ऊपर की तरफ इस प्रकार से 2 अलिंद होते हैं। ये जो अलिंद है वो आकार में नीले से छोटे होते हैं। इस प्रकार से 2 अलिंद है। ये जो अलिंद है यहाँ पर नीले से जुड़े रहेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से ये नीले है और ये दायां अलिंद है और ये बायां अलिंद। राइट एट्रियम और साइड में लेफ्ट। और ये दायां नीले है, दायां नीले। और यहाँ पर तरफ जो है ये बायां नीले
लेफ्ट वेंट्रिकल, आलिंग और नीले, इनके बीच में यहाँ पर एक कपाट होता है, वाल, इसमें यहाँ पर द्विवलन कपाट है। बाएं आलिंग और बाएं नीले के बीच में द्विवलन कपाट है और दायां आलिंग और दाएं नीले के बीच में त्रिवलन कपाट है, जो रक्त को एक बार नीले में प्रवेश करने के पश्चात वापस आलिंग में जाने से रोकते। और इस प्रकार से ये हृदय है, ये हृदय की भित्ति है। हृदय की भित्ति जो है यहाँ पर बाएं नीले की तरफ इसकी जो भित्ति है, बाएं नीले की भित्ति मोटी होती है और इस तरफ जो है इसकी भित्ति पतली होती है। दोनों आलिंग के बीच में यहाँ पर इनको अंतर आलिंग पट द्वारा दोनों आलिंग एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अंतर नीले पट द्वारा दोनों नीले एक दूसरे से पृथक रहते हैं, इनका रक्त आपस में नहीं मिलता है। अंतर नीले पट, दायां आलिंग ये शरीर के समस्त भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। तो शरीर के ऊपरी हिस्से से यहाँ पर एक अग्र महाशिरा, जो शरीर के ऊपरी हिस्से से अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंग में लाती है, और यहाँ पर ये पश्च महाशिरा है। पश्च महाशिरा जो शरीर के निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके ये भी दाएं आलिंग में लाती है। यानी दोनों महाशिराएं, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, दोनों दाएं आलिंग में खुलती है। फिर यहाँ से रक्त जो है एक बार दाएं आलिंग में आता है। दायां आलिंग जब रक्त से भर जाता है तो दायां आलिंग सिकुड़ता है, और इसके सिकुड़ने से रक्त जो है दाएं नीले में आता है। फिर दाएं नीले से यहाँ पर ऊपर की तरफ इस प्रकार से यहाँ पर फुफ्फुस धमनी निकलती है। फुफ्फुस धमनी जो है अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में लेकर जाती है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होगा, और अशुद्ध रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो ये फुफ्फुस धमनी है जो इस तरह दो भागों में बंट जाती है। एक बाएं फेफड़े में जाती है और एक दाएं फेफड़े में प्रवेश करेगी, जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में लेकर जाएगी। फेफड़ों से आने वाला जो शुद्ध रक्त है वो फुफ्फुस शिरा द्वारा, फुफ्फुस शिराएं शुद्ध रक्त को बाएं आलिंग में लेकर आती है। ये दो जोड़ी होती है जो शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं आलिंग में लाती है। फिर जब बाएं आलिंग रक्त से भर जाता है तो ये द्विवलन कपाट खुल जाता है और रक्त बाएं नीले में आता है। फिर बाएं नीले जो है यहाँ से एक मोटी धमनी निकलती है बाएं नीले से। इस प्रकार से यहाँ से एक मोटी धमनी निकलेगी।
ये फुफ्फुस ध्वनि है जो बाएं फेफड़े में जाती है और ये दाएं फेफड़े में प्रवेश करेगी। ये रीवा देवी चाप यानी यहाँ से बाएं नीले से एक मोटी धमनी निकलती है जिसको मां धमनी कहा जाता है। ये मां धमनी आगे जाकर के धमनियों में विभाजित होती है जो संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त उपलब्ध करवाती है। ये आगे जाकर के इसका विभाजन होता है धमनियों में जो हमारे संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। ये दाएं नीले से बाएं नीले से निकलती है। अब यहाँ पर दोनों आलिंग के बीच में एक खांच होती है। इस खांच को अंडाकार खांच या इसको फोसा ओवेलिस कहा जाता है। अंडाकार खांच जो है इसको फोसा ओवेलिस कहा जाता है। शिशुओं में शिशु अवस्था में और भ्रूण अवस्था में यहाँ पर इस अंडाकार खांच के स्थान पर एक छिद्र होता है जिससे दोनों आलिंग का जो रक्त है वो आपस में मिल जाता है। उस छिद्र को फोरामेन ओवेल कहा जाता है। कई कंडीशन में अधिकतर जो है शिशुओं में बाद में ये जो भ्रूण अवस्था में पाए जाने वाला जो छिद्र है जिसको फोरामेन ओवेल कहा जाता है वो बंद हो जाता है। लेकिन कुछ शिशुओं में ये छिद्र जो है बंद नहीं होता है जिसको कहा जाता है कि दिल में छेद है वो छेद जो है फोरामेन ओवेल का होता है जो बाद में बंद हो जाता है। बंद होने पर वो अंडाकार खांच या फोसा ओवेलिस बनाता है। ठीक है। नीले से ये जो फुफ्फुस ध्वनि है यहाँ पर एक कपाट या एक वाल्व होता है जिसको अर्धचंद्राकार कपाट कहा जाता है। चंद्राकार कपाट। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो बायां नीले से ये जो मां धमनी निकलती है यहाँ पर भी अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को वापस जो है रिवर्स आने से रोकते हैं। इनमें जो बायां नीले है इसकी भित्ति सबसे मोटी होती है क्योंकि यहाँ से जो है मां धमनी जो निकलती है ये मां धमनी संपूर्ण शरीर को रक्त पहुंचाती है। तो इसमें होने वाले जो संकुचन है वो सबसे अधिक जो है शक्तिशाली होते हैं जिससे रक्त जो है पूरे शरीर में पहुंचते हैं। ठीक है। इनमें से जो हड्डी की भित्ति की 3 स्तर है इसमें जो मेसोकार्डियम है ये पेशी स्तर होता है। पेशी स्तर और हड्डी जो है वो हर्ट पेशी यानी कार्डियक मसल्स का बना होता है। और कार्डियक मसल्स की एक विशेषता ये होती है कि ये जो मसल्स है वो अनैच्छिक होती है और बिना थकावट के ये लगातार अपना काम करती रहती है यानी इनमें थकान नहीं होती। इसलिए हड्डी जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक अपना काम बिना रुके लगातार करता रहता है। वो जो है रेस्ट अवस्था में नहीं आता है। उसका कारण ये है कि हड्डी जो है कार्डियक पेशियों का बना होता है। तो ये हड्डी की संरचना है। ये यहाँ पर फुफ्फुस शिराएं हैं। फुफ्फुस शिराएं जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को
बाएं आधे में लाती है। तो ये संरचना के बारे में फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम हृदय की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे कि हृदय जो है किस प्रकार से अपना कार्य करता है और इसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है।